या हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर। ये कोई पहला मौका नहीं है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हम रीजंस भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी क्यों ऐसा हुआ। पिछले मैच से पहले हमने बात की थी कि हैदर अली को टीम में शामिल नहीं किया गया था। ये फैसले करता कौन है? क्या परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, लाइकिंग बेस्ड होते हैं, या फिर एक बात सोच लिए कि भाई ये करना है तो फिर यही करना है? देखें दानिश, होता ही है पाकिस्तान क्रिकेट, चाहे आप मौजूदा क्रिकेट की बात करें चाहे माजी की क्रिकेट की बात करें, एक चीज़ बहुत सिमिलर है इसमें। टीम परफॉर्म करेगी तो टीम के खिलाड़ी जो हैं वो ऊपर होंगे, बोर्ड पीछे हाथ बांध के बैठा होगा। जिस दिन टीम परफॉर्म नहीं करेगी, बोर्ड डिक्टेट करेगा, खिलाड़ी चुप करके सुनेंगे। हुआ यह है हालिया अरसे में कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आप ले लें, वहाँ पर आप ठीक है सीरीज़ हार गए लेकिन क्रिकेट आपने बहुत अच्छी खेली। साउथ अफ्रीका में जाकर आप वनडे सीरीज़ जीत गए। इंग्लैंड में आप बहुत ख़राब क्रिकेट खेले, लेकिन ऑन एंड ऑफ जितनी भी आप क्रिकेट खेले, और T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर आप खेलने जा रहे थे, सब ये सोच के बैठे हुए थे और यार ये तो बस फर्स्ट राउंड से ही वापस आ जाएंगे। और शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार इंडिया के साथ ये मैच जीत जाएंगे। और उससे पहले जब रमीज़ हसन राजा साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 13 सितंबर 2021 को, तो उन्होंने कहा था कि यार बाबर आजम को मुझे सिखाना है। बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी हमने दे दी है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि लीडर की तरह कैसे रिएक्ट करते हैं। ये उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम में तब्दीलियाँ भी हुई और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने चली गई। वही शुएब मलिक और वही मोहम्मद हफीज़, जिनको रमीज़ हसन राजा एज ए एक्सपर्ट कह रहे थे कि भाई ये 40 साल के प्लेयरों से जान छुड़ाओ, वही शुएब मलिक और वही मोहम्मद हफीज़ T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की जीत में उन्होंने अपना हिस्सा डाला। जब पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए, तो बोर्ड चला गया पीछे और सब कुछ बाबर आजम के पीछे खड़े होकर अच्छे का देखने लगे कि यार बाबर आजम क्या कर रहा है। हर चीज़ जो है बाबर आजम के गिर्द घूमने लगी। लेकिन इस सारी सिनेरियो में हुआ ये कि जो हमारा टॉप ऑर्डर था, रिजवान और बाबर आजम, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि हम मिडिल ऑर्डर पर कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ हम भूल गए। ऐब छुपे तो नहीं थे ना, वो ऐब हमें नजर आ रहे थे। लेकिन दानिश, हुआ ये कि जहां पर ये परफॉर्म नहीं करते वहां पर आपकी बॉलिंग आपको उठा के रख देती। इसमें यह हुआ कि ये पहली दफ़ा इफ्तिखार नहीं खेल रहे, पहली दफ़ा आपका मिडिल ऑर्डर वर्नरेबल नहीं है। पिछले 1 साल से आप इसी मिडिल ऑर्डर के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अब आपको ये चीज़ें इसकी ज़्यादा आया लग रही हैं कि आपके टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया, तो अब आप जो है ये सोच रहे हैं कि जी मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। 1 साल पहले से बात हो रही है शान मसूद को खिलाना चाहिए, 1 साल पहले से बात हो रही है कि जी हमारा मिडिल ऑर्डर महफूज हाथों में नहीं है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जनाब जीत के जो है ना 100 दोस्त होते हैं और हार यतीम होती है। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है, जब आप ख़राब खेलेंगे तो फिर हर चीज़ जो है आपकी जो खामियां नहीं भी है ना वो भी निकाल के ले आएंगे। ठीक है, आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, 2021 से लेके अब तक 15 T20 इंटरनेशनल्स हम खेल चुके हैं, 11 हमने जीते हैं, 4 हमने हारे हैं। जो 4 हमने हारे हैं वो पहले बैटिंग करते हुए हारे हैं। ये बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। तो आज भी क्या हम टॉस की तरफ देख रहे होंगे, या हांगकांग के खिलाफ हम सिर्फ टीम को लेकर फुल स्ट्रेंथ पे जाते हैं, वरना मसले मसाइल नहीं है? नहीं, देखिए टॉस तो बहरहाल T20 पे बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप जो चेज़ कर रही हैं टीमें वो ज़्यादातर जीत रही हैं, हमने यही देखा है। पाकिस्तान के अभी इश्यूज़ की बात कर रहे थे या मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि आप मुझे ये बताएं कि हम UAE में जा रहे हैं इस वक्त एशिया कप खेलने। हमें पता है कि जी वहाँ पे तो गिट्टों पे बॉल आता है, तो हम शॉर्ट बॉल के ऊपर सब आउट हो जाता है। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या हमारी मैनेजमेंट जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पिच को कैसे रीड करना है, कंडीशंस को समझना है, या हम उसी रटे रटाए जो हमारा तोते की तरह हमें पता है कि एक सबक है कि जी UAE में तो स्पिनर्स कामयाब होंगे, वहाँ तो पेसर्स का कोई काम ही नहीं है, वहाँ तो बाउंस ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हम हैंडल नहीं कर सके उस प्रेशर को इंडिया के ख़िलाफ़, आपने देखा। तो जो मैं बात पिछले प्रोग्राम में भी कॉन्फिडेंस की कर रही थी वो ये थी कि हांगकांग के ख़िलाफ़ जिस तरह इंडिया ने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे ओपनर्स, ये बेहतरीन मौका है कि आप वो शानदार, कल का आपने मैच देखा होगा बांग्लादेश और श्रीलंका का, क्या जालिम मैच था। हम इसी तरह की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी जो ओपनर्स हैं वो ज़बरदस्त स्टार्ट दें, ज़बरदस्त खेलें। मगर मिडिल ऑर्डर का जो आप लोग बात कर रहे हैं कि वो एक इतना अहम इशू है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही है कि मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर दोनों नहीं परफॉर्म कर पा रहा उस तरह। और फिर मरहून मिन्नत हम होते हैं कि बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और वो विकेट ले लेते हैं, हम आउट कर देते हैं, वो सारा कुछ छुप जाता है दोबारा से। मगर नहीं छुप रहा जब आप देख रहे हैं कि आपके पास शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है
और आपके पास नसीम शाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनका जब भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि बायोमैकेनिकली उनकी जो बॉडी है उसमें वो फॉल्ट इस तरह का एक्शन में कि उसकी जहाँ वो जोर लगाते हैं वहाँ उनको इंजरी हो जाती है, और हमने देखा कि जब वो जोर लगाते हैं तो अमूमन नो बॉल भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हम सिर्फ शैलो एक डिस्कशन नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है इस चीज़ का कि उसे क्रिकेट को फ़रोग देना है। तो ये सारे इश्यूज़ जो एक लेमैन को नज़र आ रहे हैं, आपको भी उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे मिडिल ऑर्डर का इशू कि उनके ऊपर वो प्रेशर पड़ता है जब ऊपर से वो स्कोर इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता। हालांकि आप ये देखिए कि रिजवान की भी जो एवरेज है स्ट्राइक रेट है वो 133 का है, बाबर का 132 कुछ का है। तो अपनी तरफ से वो सही कर रहे हैं, इस वजह से सही कर रहे हैं कि नीचे कमजोरी है। तो आपको टीम तो पूरी बनानी पड़ेगी ना कि जब आप अच्छी टीमों के खिलाफ मिडिल ऑर्डर का प्रेशर है वो हमारे ओपनर्स में भी नजर आ रहा है। बट सिकू आता है बिल्कुल। यहाँ पर इशू हमारी बॉलिंग का भी है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन तरह बन नहीं पा रहा। दो स्पिनर आपके पास खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज है, एक शादाब खान है, कोई दूसरी टीम में खब्बा आ जाता है, जैसे याया अभी जिक्र कर रहे थे, खब्बा आ जाता है तो आप नवाज और शादाब को फंस जाते हैं दोनों को ओवर करवाने में। तो इसका भी हल पाकिस्तान को निकालना होगा या फिर दे नीड टू बॉल बेटर। देखो, जब तक हल नहीं निकलेगा, जब तक आप नए बच्चों को हर सीरीज़ में 1-2 बच्चों को खिलाते रहें। आपको किसने कहा है कि आप 4 लड़के निकाल दें या 5 लड़के निकाल दें? आप एक लड़के को फिट इन करें, एक को रेस्ट दें, उसको 2 मैच खिलाएं ताकि आपको आइडिया तो कि आपके पास मटेरियल क्या है। मैं हैरान था जब मैंने रमीज़ राजा की बात सुनी कि हम 6 टीम बना ही नहीं पा रहे। वो कह रहे थे, मैंने खुद सुना है वो, कि हम पता नहीं उनका क्या कहने का मकसद था, जो रीजन की हमारे पास लड़के नहीं हैं। अभी भी बहुत लड़के हैं जो मुंतज़िर हैं खेलने। हम 16 टीमों से खेलते थे यार। जी जी। हमारी जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी 16 या 18 ऐसे कुछ थे, इतने लड़के थे तो सब खेल रहे थे। मगर हमें क्रिकेट बोर्ड को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। वो हर चीज़ को अपने ऊपर लेके कि अब अंडर 19 लड़कियों की क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट, गली की क्रिकेट मैं कराऊंगा, नहीं, इसको खोल दें ताकि लोग जो मुख्तलिफ जहन हैं, जो कोचेज़ हैं, वो नए बच्चों को लाएं। आपको बनाना है प्लेयर। आपके ऑफ स्पिनर चाहिए नहीं है, आपके पास मिडिल ऑर्डर में नहीं है, आप वही चले जा रहे हैं। और जो फास्ट बॉलर्स के हमारे पास अच्छी खासी लॉट है, हर सीरीज़ में आप एक आधे को बदलते रहे यार। शाहीन को 1-2 मैच खिलाएं, रेस्ट दे दें। तो ये किताबी बातें लग रही हैं मुझे अभी, क्योंकि ये बातें हम 3 साल से तो करते आ रहे हैं। कहीं हो गया चेंज, छोटी छोटी साइडों से सर हमने खेल लिया, मतलब चेंज नहीं किया। दुनिया में जिनका कोई मकाम नहीं है अच्छी टीमों में, कोई गिनती में नहीं आता, उनके खिलाफ भी हमने पूरे स्क्वाड खिलाए हैं। जी मेरे ख्याल में अगर वो नहीं चेंज हो रहे तो हमें तो चेंज हो जाना चाहिए। हम ना करें ये वाली बातें, हम भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, दोनों इस बात ठीक है ना, हमारी तो मजबूरी है ना, हो नहीं रहा। नहीं देखें, दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह अभी बात कर रही थी कि आलिया भी या ये भी सारे चीज़ बात कर रहे थे। एक तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पीछे देखी जाए तो 11 मैच जीते हुए हैं 15 में से। परफॉर्मेंस का इस टाइम इशू नहीं है कि जी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या है। इशू हमारा ये है कि जी आपको इम्प्रूवमेंट के लिए ना कि जी कौन सा एरिया है। अगर हम जिस तरह ये समझ रहे हैं कि देखो फास्ट बॉलिंग है ना, अगर शाइन नहीं भी है ना तो दूसरे फास्ट बॉलर्स ने आके टेक ओवर कर लिया है कि जी हमें बॉलिंग का इशू नहीं हुआ तो सारे। और जो जहाँ हम कह रहे हैं कि जी राइट आर्म लेग स्पिनर जो है ना, ये दूसरा जिस तरह राशिद खान है, लहमी चने हैं, ये दूसरे हैं, ये जिस टाइम खब्बा बैट्समैन आते हैं ना, ये रॉन्ग वन ज़्यादा करते हैं, तो उसको एडवांटेज लेते हैं इस चीज़ का। एक तो ये वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मिडिल ऑर्डर है कि जी हमारे जिनसे कोचेज़ हैं, हमारी सिलेक्शन है, इस टाइम तो रमीज़ भाई हैं बोर्ड में, क्योंकि जी रमीज़ भाई हैं, ये वाला इशू को है ना हमें देखना चाहिए कि सिर्फ मेरा नहीं ख्याल कि जी बाबर आजम ऐसा कप्तान है कि जो किसी की नहीं सुन रहा, या कोई है कि जी साल पहले ये वाली बात थी कि जी हमें इसको सिखाना पड़ेगा, विद एन ईयर वो ऐसा हो गया कि जी वो किसी की नहीं सुनने। मुझे ये वाली बात नहीं लगती ऐसी, ठीक है ना। मेरे ख्याल में कि जी हमें रोल होना चाहिए। और जिस तरह देखो, मैं आपको बिल्कुल एक प्रोसीजर बता देता हूँ, तो उस पर अगर कोई आदमी एडवांटेज अपना नहीं ले सकता ना, कि जो उसके पास पावर है इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये फिर उसका फॉल्ट है, या सही फैसले नहीं ले सकता, या सही फैसले। देखिए, आप जिस टाइम सिलेक्शन करते हैं ना, सो आप कोच को भी बुलाते हैं, कप्तान को भी बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, उससे मशवरा करते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर ये कि जो चीफ सेलेक्टर होता है ना, जो सिलेक्शन पैनल होता है, उसकी फाइनल राय उसकी होती है कि किसकी होती है। अब अगर 2 साल से मैं ये समझता हूँ कि सारे समझ रहे हैं कि जिस तरह आकिब ने भी कहा, याया ने भी कहा, सिकू भाई भी मुत्तफिक हैं, मैं भी इस चीज़ पे हूँ कि नंबर 4 पे शान को खेलना चाहिए।
अगर कहीं इतनी राय है कि ये इतना फ़र्क है और टीम को भी ज़रूरत है, अगर ये लोग बैठ के ये नहीं कर सकते तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि ये किसी एक का नाम ले देना चाहिए क्योंकि जी वो कर रहा है या वो कर रहा है, वो नहीं है। इस तरह का होना चाहिए और मेरे ख्याल में क्योंकि ये सारों को बैठ के कंसर्न होना चाहिए इस चीज़ का। सो है सही ज़रूर प्रॉब्लम कहीं, क्योंकि जी हमारी मिडिल ऑर्डर नहीं अच्छी, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़र्स्ट क्लास में हमारे मिडिल ऑर्डर इसमें अच्छे हैं। और जहाँ सारे बात कर रहे हैं इस चीज़ की, देखिए अब भी जो टूर्नामेंट हो रहा है तो हम एक जगह पे खेल रहे हैं, जब तक हम मुख्तलिफ कंडीशंस में नहीं खेलेंगे आपके पास डिफरेंट प्लेयर नहीं आएंगे। सही बात है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आएंगे। या फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है पाकिस्तान का शारजा। यहाँ पर पाकिस्तानी टीम हमेशा से हिस्टोरिकली अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है और रन्स भी लगते हैं, ट्रैक हमें थोड़ा सा सूट करता है। आज सब अच्छा नज़र आएगा इंशाल्लाह। होना तो चाहिए दानिश, और अगर आप के दिल में खौफ है और आपकी धड़कनें तेज़ हो रही हैं हांगकांग से खेलते हुए भी, सिवाय इसके कि आज जीतना ज़रूरी है, इसके अलावा आपके जहन में कुछ और सोच होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आपके पास इस वक्त रिजवान है, आपके पास इस वक्त बाबर आजम है, जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में टॉप ऑफ द लिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक इंडिया से मैच हारने के बाद मेरा मतलब है कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है, आप खौफ के मारे जो है वो कपकपाने लगे हैं, तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान दुनिया की हकीकत है क्रिकेट में। हाँ, वी नॉट श्योर कि वाकई में डर रहे होंगे या नहीं डर रहे होंगे, उनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है ये तो शायद किसी को भी नहीं, उनको ही पता होगा सर। लेकिन दानिश, जो बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर हम जब बात करते हैं तो अच्छा, रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखें, बीइंग अ जर्नलिस्ट हम जब बात करते हैं दानिश, तो होता यह है कि जिस तरह हमने देखा रोहित शर्मा, पहले दोनों मैचों में जिस तरह रोहित शर्मा से रन नहीं हुए, आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कप्तानी का प्रेशर उनके ऊपर है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जो बहुत सारी और चीज़ें एक जर्नलिस्ट में और एक आम आदमी में जो फ़र्क है, एक आम आदमी चीज़ों को देख रहा होता है और उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, बट जर्नलिस्ट जो है ना वो इनसाइड भी चीज़ों को जानता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। मैं आपको बात बताऊँ, 2010 में मोहम्मद अब्दुल रज़ाक ने जो है वो नेल बाइटिंग फिनिश हुआ पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच, उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जीत लिया। नसीम राजपूत हमारे रिपोर्टर थे, वहाँ पर मैच कवर कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, नसीम भाई आप बीपर में ये बता दें कि इस मैच में अगर अब्दुल रज़ाक रन नहीं करते तो वकार यूनुस ने इनको बाहर कर देना था टीम से। तो उन्होंने कहा यार भाई अभी तो वो आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी। अब्दुल रज़ाक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने बोला कि ये मेरा आखिरी मैच है था, और कोच को खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो अच्छा खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, सीनियर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर उस मैच में अब्दुल रज़ाक रन नहीं करते तो वो टीम से हो गए थे बाहर। तो इनसाइड जितनी हम जानते हैं उस बुनियाद के ऊपर हम बात करते हैं। और ये जो इस वक्त चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह उस दिन इंज़मामुल हक साहब थोड़ा सा जो है उन्होंने कंसर्न शो किया था कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर कोच मिक्की आर्थर ने बात की कि जी आप बाबर आजम को इनिंग का आगाज़ करना चाहिए, रिजवान को नंबर 3 पर आना चाहिए, कुछ नया करना। देखिए यहाँ पर मसला ये है कि आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि जी शान मसूद जो है उसको टीम में एडजस्ट होना चाहिए। शान मसूद खुद कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान टीम के मुफाद में नीचे खेलने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। आपके सामने मिसाल मौजूद है मोहम्मद रिजवान की शक्ल में, वो ओपनर नहीं है, लेकिन आपने उनको ओपनर बनाया तो उन्होंने डिलीवर करके दिया, और उनकी वजह से आपके बहुत सारे वो लड़के जो मिडिल ऑर्डर में ओपन करके परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको टीम में जगह नहीं मिल पा रही। और उसकी आपके सामने एक वाज़ेह मिसाल जो है वो फ़खर जमान की है, जो टीम में जगह नहीं बना पा रहे, वो नंबर 3 पर खेलने पर मजबूर है। सिकंदर, सिंपल सी बात है, कैलिबर होना चाहिए किसी प्लेयर में। फॉर्मेट भी मैटर नहीं करता, एक प्लेयर में कैलिबर है, वो पक्का प्लेयर है तो वो कोई भी फॉर्मेट खेल सकता है, किसी नंबर पे भी अपने आप को ढाल सकता है अगर वो कैलिबर का प्लेयर है। नहीं, वही तो है, सब यही कह रहे हैं कि टेक्निकली वो बहुत इम्प्रूव कर गया है शान, और वो तैयार भी है, और दुनिया में ऐसे वाकयात हो रहे हैं हर। अच्छा, शान सर मेंटली तौर पर भी इस चीज़ के लिए तैयार है। जो बलूचिस्तान की टीम इस वक्त खेल रही है डोमेस्टिक T20, वो नंबर 4 पर ही खेल रहे हैं, यानी उन्होंने अपने आप को, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं देखो दानिश हमेशा ये बात को जोर देता हूँ कि जब बच्चे की फॉर्म लगी होती है उस वक्त ज़रूर खिलाएं आप उसको जब खिलाते हैं जब 1 साल गुजर चुका होता है और टाइम गुजर चुका होता है। तो मेरे ख्याल से कई टीमों में 2 विकेट कीपर भी खेलते हैं, कई जगह पे मैंने देखा 4-4 ओपनर भी खेल रहे हैं। तो जब आपको ज़रूरत है, एक लड़का है और उसमें वो टप्पड़ है, तो व्हाई नॉट। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई एक खौफ है उनको कि वो उसको नहीं लाने देते उसके अंदर, टीम के अंदर। आई डोंट नो व्हाई। कमिंग बैक टू द मैच, आलिया, वेरी क्विकली एक सवाल आपसे। पाकिस्तान के प्लेयर्स को तो बेहतर परफॉर्म करना है, लेकिन हमारी क़यादत को भी बेहतर परफॉर्म करना है। कैप्टन को कोई अच्छे फैसले लेने पड़ेंगे ऑन द फील्ड, ऐसा ना हो कि जो प्लान करके आए हुए हैं उसी प्लान पे रहें। नहीं, यकीनी तौर पे कप्तान जो है वो उससे ज़्यादा प्रेशर में इस वक्त कोई भी नहीं होगा कि उनको पता है कि हांगकांग से हम हारने का सोच भी नहीं सकते।
और उसके साथ साथ ये भी है कि हांगकांग की टीम ऐसी है कि वो आपके साथ दूर तक आती है, लेकिन वो फिनिशर नहीं है उनके पास, वो फिनिश नहीं कर पाती। बिल्कुल इसी तरह हमने देखा जैसे इंडिया के खिलाफ भी वो बहुत एग्रेसिव मोड में जो है उन्होंने स्टार्ट लिया। तो बाबर जो है उनकी बॉलिंग चेंजेस, जहाँ प्रेशर डालना है, जहाँ प्रेशर डालने का टाइम है वहाँ से स्लिप हटा देना, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल डिसीजन नज़र आते हैं जो हमें लगता है दूर से बैठ के कि शायद इससे बेहतर किया जा सकता था। मगर यकीनी तौर पे पाकिस्तान एक कॉन्फिडेंट टीम है और आई एम श्योर कि आज तो बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है भी उनको आगे भी अच्छा खेलना है डेफिनेटली। मैं सिर्फ आपकी इजाज़त से दानिश में चाहती हूँ, इंजी से एक बात पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि फ़खर जमान जो हैं अभी उनकी 22 की एवरेज है, 800 कुछ रन हैं उनके और 136 स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा है। एक प्लेयर होता है इम्पैक्टफुल जो इस तरह से कभी कभी मैचेस जितवा देता है, और एक प्लेयर होता है जो रिलायबल होता है। अब ये T20 में कौन से प्लेयर को हमें अहमियत देनी चाहिए कि हमारा बैलेंस जो है वो ठीक हो जाए, हम फ़खर को कहाँ रख सकते हैं? ठीक है, मजेदार सवाल है इंजी भाई, आपसे जवाब लेते हैं। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, जल्द से ब्रेक से वापस आएंगे और इंजी भाई का जवाब शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए एशिया कप स्पेशल। राइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू एशिया कप स्पेशल। इंजी, आपके लिए सवाल था आलिया रशीद का, वैल्यूएबल प्लेयर चाहिए या रिलायबल प्लेयर चाहिए? जी बिल्कुल सही, ये बड़ा वैलिड उनका सवाल है कि जो हमें ना परफॉर्मेंस ऊपर से है ना, स्ट्राइक रेट भी चाहिए और परफॉर्मेंस भी चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थोड़े अरसे पहले भी यहाँ एक ट्रांसमिशन में बैठे थे तो फ़खर ने कोई 50 किया था तो कोई 20 या 22 मैचों के बाद हम कह रहे थे कि जी इसने ये वाली परफॉर्मेंस दी है। एग्जैक्टली। तो जो अगर आपका टॉप प्लेयर है उसकी आपका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि वो उसको मुसलसल परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अगर नहीं देगा तो ये मुश्किल होगी। तो ये सोचना चाहिए कि जी अभी जिस तरह लोग बात कर रहे थे ना कि जी फ़खर को आप ओपन ही करा दें, तो अभी उसकी जो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जी वो इनको कम्पीट करे। तो अभी यहाँ हमारे पास है ना, ये ओपनर्स के अलावा जो नीचे वाली जगह है ना, 3 से लेके जो 6-7 तक है ना, ये बड़ा गैप है, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। सारे लोगों की परफॉर्मेंस इसको देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। और ये सारों को बैठ के, क्योंकि यहाँ ये हमारी अपनी कंडीशंस हैं, हम इधर फिर भी थोड़ा सा मैनेज कर जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस दोनों की बहुत अच्छी है। इन्होंने पिछले 2 साल में बहुत अच्छा खेला है। लेकिन ये अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि जी बैड पैच सारे प्लेयरों पे आता है। बिल्कुल आता है, ठीक है ना। और जहाँ हमारे ओपनर्स पे ना, और ये मैं आपको बता दूं कि टाइम दूर नहीं है कि जी ऐसा नहीं होता कि जी क्रिकेट में आप बैट लेके हर रोज़ आए हैं तो आप स्कोर कर रहे हैं। जहाँ बैड पैच आया कि हमारी ये वाली मिडिल ऑर्डर इस चीज़ को हैंडल कर सकती है। अभी ये हमारे गोल्डन डेज हैं क्योंकि ये दोनों अपनी गोल्डन फॉर्म में हैं। तो आप इस नीचे वाली जो आपकी कमज़ोरी है इसको ठीक कर लें कि कल जिस टाइम ज़रूरत पड़े तो ये आपको है ना बैक कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो हमारी मिडिल ऑर्डर इस टाइम है कि ये हमें बहुत ज़्यादा बैक करेगी। और पिछले 2 साल से इन्होंने वनडेज़ में, फ़खर की वनडे में परफॉर्मेंस खैर बहुत अच्छी है क्योंकि जी इन लोगों ने ना बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह कोहली है ना, कोहली भी तो बड़ा प्लेयर है ना, बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कितने अरसे नंबर 1 रहा है, सारी चीज़ें। बैट पैच आया ना उस पर, तो इस तरह अल्लाह ना करे कि जी आए इन पे, लेकिन क्रिकेट ये कहती है कि आता है सारों पे। उसके अगर इन दोनों पे आ गए ना तो हमारे पास है ना फिर पीछे इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है जगह। अब तो सवालिया निशान, अब क्या एक अरसे से सवालिया निशान शादाब खान की परफॉर्मेंस पर भी है सिकंदर। वीव डिस्कस्ड इट। हाँ, विद द बैट नंबर 4 पे जब वो आए हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ क्रूशियल इनिंग्स खेली हैं, लेकिन उनका काम एज अ बॉलर पाकिस्तान के लिए विकेट लेना है। T20 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मिडिल स्टेजेस में विकेट लेने की, जो कि वो स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल कर रहे हैं। और वही देखिए, बात वही आके घूम के फिर के आ रही है कि जी दूसरों को भी थोड़ा चांस दे दें, खेलते रहे बंदे। बिल्कुल सही कह रहा है इंजमाम। जिस दिन बैट देखें, अभी उन्होंने पकड़ लिया है रिजवान को। जी जी। भारत ने जो पिछला मैच खेल के रिजवान को ऑफ स्टंप पे पकड़ लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया, जो बैठे होंगे सबको पता है कि अब ये कहाँ रन्स करता है, कहाँ फंसता है। जब वो फंसेगा, प्रेशर आएगा तो फिर क्या होगा। इसी तरह हमें बॉलिंग का भी प्रेशर, ये कोई बात नहीं हुई। अच्छा बॉलर देखें, पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं ना, बॉलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इसको 4 ओवर जल्दी जल्दी करा दो, निकाल दो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। या 2 ओवर शुरू में करा लो और बाकी 2 ओवर बचा लो। नहीं, वो तो ऐसा बॉलर होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि जो वक्त पे भाई इसको ये आएगा तो आउट करेगा। ऐसे बॉलर्स रखें ना, ढूंढे उसको बनाएं। आप ऐसा लगा नाम दिमाग में आया जो मैंने ये कहा था?
देखिए, आप बात कर रहे हैं शादाब खान की, और वनडे क्रिकेट में तो बिल्कुल भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जी, जी। लेकिन अभी इंज़मामुल हक साहब बात कर रहे थे, मैं इनके सामने ही सवाल रखूंगा। आपने बोला कि वनडे क्रिकेट में तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है फ़खर जमान की, तो सर वो ये भी तो सवाल कर सकता है कि मैं वनडे क्रिकेट में उस नंबर पर बैटिंग करता हूँ जो मेरा नंबर है, और T20 क्रिकेट में मैं अपने नंबर पर बैटिंग नहीं करता। इसका भी तो फिर जवाब होना चाहिए। नहीं, असल में मसला सारा ये है कि जी अगर रिजवान कहे कि जी मेरी जो सी परफॉर्मेंस T20 में ओपनर है तो मुझे वनडे में भी ओपनर खिलाओ, ये वाले सवाल नहीं होते। ठीक है ना, टीम की रिक्वायरमेंट पे आप खेलते हो। अगर शान की बात कर रहे हैं ना कि टीम की रिक्वायरमेंट पे खेल रहे हैं, तो फिर फ़खर को भी ये होना चाहिए, सारे प्लेयर्स के लिए होना Valid है, चाहिए। हाँ। तो इस तरह के कि जी मैं वहाँ खेलता हूँ तो मैं यहाँ इस तरह खेलता हूँ, ये कोई चक्कर नहीं होता। टीम की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है कि जी टीम आपसे क्या चाहती है, कोच आपका क्या चाहता है आपसे, कप्तान आपका क्या चाहता है, तो ये वाली चीज़ ज़रूरी है। मेरे ये शान कल हमारे से आके ये कहते कि जी मैं तो ओपनर था, मुझे आपने नंबर 4 पे खिलाया, मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई, क्या कहेंगे इस चीज़ को? ये चीज़ सही नहीं है। जहाँ टीम को आपको ज़रूरत होगी ना, रिजवान कहते कि जी मैं तो ओपनर कर रहा हूँ, मुझे वनडे में टेस्ट में भी ओपनिंग कराओ, तो मेरी T20 में तो उसने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, 2000 ही रन कर दिए। तो ये जो आपकी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, हम वनडे में रिजवान की रिक्वायरमेंट नहीं है ओपनर की, हम नहीं उसको भेज सकते ओपनर। ये टीम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जहां आपको खिलाएंगे आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, वरना आपको नहीं खिलाएंगे। ठीक है जी, जितने भी प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, इवन हम भी यहाँ बैठते हैं, हम पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर अपनी बात करते हैं। पाकिस्तान का पहले सोचना है, उसी तरह प्लेयर जो टीम में मौजूद हैं उनको पहले पाकिस्तान के लिए खेलना है, फिर अपना सोचना है कि मैं एज एन ओपनर खेलता हूँ या मिडिल ऑर्डर में खेलता हूँ। जो आपसे रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पूरी करनी है। आलिया रशीद बहुत शुक्रिया आपका, सईद या हुसैनी आपका बहुत शुक्रिया, सिकंदर बख्त आपका बहुत शुक्रिया, इंजी भाई बहुत शुक्रिया आपका। आधे घंटे के लिए बस थोड़ी सी ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट्स फ्लोर के या एशिया कप स्पेशल से। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कुछ देर में। अल्लाह हाफ़िज़।